तो ठीक है बेटा, अब आज अपन दो लेक्चर हो गए अपने। पहले में अपन ने डायमेंशन को मतलब वीमा को डिस्कस किया, सेकंड वाले में मैंने आपको एरर और वेक्टर को डिस्कस कराया। आज प्यारे बच्चों अपन लेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब 1D मोशन, मतलब सरल रेखा में गति, या अपन बोलते हैं एक में गति, उसको अपन लेंगे। इस पे बेसिक क्वेश्चन आते हैं बहुत अच्छे और बन सकते हैं। आपको पूरी ब्रीफ में जानकारी देता हूं। तो जैसे बेटा मोशन का नाम आता है, वो चाहे 1D हो, चाहे 2D हो, चाहे 3D हो, कोई सी मोशन हो, तो आपको ये डेफिनेशन नॉर्मली पता होनी चाहिए। तो वो डेफिनेशन मैं आपको बता रहा हूं। जैसे सबसे पहले डिस्टेंस क्या चीज होती है। डिस्टेंस मतलब हिंदी में दूरी क्या होती है, लेंथ ऑफ द पाथ, पथ की लंबाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्ने यहां से अपने ट्रेवलिंग स्टार्ट की और ये घूम के यहाँ पे, तो आप पूरे पाथ की लेंथ निकालें तो पूरे पाथ की लेंथ को क्या बोलते हैं बताओ, पूरे पथ की लंबाई को क्या बोलते हैं, दूरी, मतलब डिस्टेंस। फिर आता है डिस्प्लेसमेंट, क्या चीज है, विस्थापन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डायरेक्ट डिस्टेंस निकालना, डायरेक्ट लेंथ। तो डायरेक्ट लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, डायरेक्ट लेंथ निकालो। ये प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की सीधी डिस्प्लेसमेंट। ये स्केलर है, कोई डायरेक्शन नहीं है इसकी, घूम रही है, पर ये एक सर्टेन डायरेक्शन में, सो इट इज अ वेक्टर। ये सदिश है, ये वेक्टर है, ये क्या है, स्केलर। इसके बाद मोशन में अगली क्वांटिटी आती है चाल। चाल मतलब स्पीड। अब स्पीड क्या है, आप सब जानते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, 1 सेकेंड में जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे क्या बोलते हैं, स्पीड, चाल। अब ये 2 टाइप की होती है। मैथमेटिकल जब निकालते हैं तो 2 तरह की होती है, एक तो एवरेज स्पीड और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड, औसत चाल, तात्कालिक चाल। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालें, न्यूमेरिकल आएगा। तो एवरेज स्पीड को VAB से डिनोट करते हैं। कैसे निकालते हैं, टोटल डिस्टेंस, जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की है पूरी निकालो और उसमें जितना टाइम लगा टोटल टाइम का डिवाइड, कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कुछ नहीं करना। अगर कभी भी एवरेज स्पीड पूछना है, भाई मैं क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का डिवाइड मार देना, तो आपके पास में क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस निकालनी एक ही टाइम पर, एक एनी इंस्टेंट, तो कुछ मत करो, जो आपको डिस्टेंस देगा उसका टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफरेंशियल कर। अगर आप डिफरेंशियल कर देते हैं तो इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। अब अगर आपने टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम का डिवाइड मार दिया तो एवरेज मिल जाएगा। कैसे पता लगा कि एवरेज पूछा है कि इंस्टेंटेनियस, तो ध्यान रखो, अगर वो पूछे t = 1 सेकेंड टू 4 सेकेंड के बिटवीन स्पीड निकाल, 2 टाइम दे रहा है, इनके भी स्पीड निकालो, तो एवरेज निकाल ली। वो कहते नहीं, t = 3 सेकेंड पर स्पीड बताओ, तो इंस्टेंटेनियस। तो अगर 1 टाइम देता है तो इंस्टेंटेनियस निकालनी है, 2 टाइम दे रहा है तो कौन से निकालनी है, एवरेज निकालनी है, पता लग जाएगा। ऐसे प्यारे बच्चों अगला आता है वेलोसिटी। क्या होती है, पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। ये होती है पर सेकेंड डिस्टेंस, ये है पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, उसी को कहते हैं वेग, वेलोसिटी। ये भी 2 टाइप की है, एवरेज, इंस्टेंटेनियस। एवरेज का होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस का होता है डिफरेंशियल कर दो, x का t के x डिफरेंशियल कर दो, तो वही पता कैसे रहेगा, 2 टाइम दे रखा हो तो एवरेज, 1 टाइम दे रखा हो तो इंस्टेंटेनियस। सिमिलरली एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर सेकेंड डिस्टेंस, स्पीड, पर सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। ये भी 2 टाइप का होता है, एवरेज एक्सेलरेशन एंड इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। एवरेज कैसे निकालते हैं, वही चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी में चेंज में टाइम का डिवाइड मार, क्या आ जाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। और अगर आपको इंस्टेंटेनियस पूछा है, एक ही टाइम दे रखा है, तो dv/dt। लेकिन कई बार क्या है कि अगर आपको v दिया 2t²,
2t² के फॉर्म में दे दिया, आपसे पूछा एक्सेलरेशन निकालो 1 सेकंड पर, तो आप इजीली निकाल लेंगे। dv/dt 4t, 1 सेकंड में पूछा है तो 1 लिख दो, कितना आ गया 4 एक्सेलरेशन। पर कई बार क्या करता है वो जानबूझ के v को x की फॉर्म में दे देता है। v इक्वल्स टू 2x², x इक्वल्स टू 2 डिस्टेंस पर एक्सेलरेशन बताओ, तो डरना नहीं, ये फॉर्मूला v dv/dx बना इससे सही है। रूल से मैथ्स में चेन रूल होता है, उससे हमने एक केस को ऐसे लिख दिया dv/dx dx/dt, dx/dt क्या होता है वेलोसिटी, तो v dv/dx। और आप ध्यान रखें कि अगर एक्सेलरेशन v t की फॉर्म में है तो dv/dt, x की फॉर्म में है तो क्या लगा दो dv/dx, क्या मिल जाएगा आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। जैसे आप कोई बच्चा के सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो बोर्ड पर देखें क्वेश्चन किस टाइप से बनता है इसका, कृपया बोर्ड को देखें। तो इसका बताता हूं मैं हर एक का इन सब के क्वेश्चंस बताता हूं किस किस तरह से बन सकते हैं, आपको किस किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, बोर्ड पर देखें। तो मोशन के अंदर ये जरूरी है कि ये क्वांटिटी पहले आपको पता होनी चाहिए, ये आपको पता है तो आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चन को। अब देखिए, अब जैसे इस पे क्वेश्चन बना, आपसे पूछा कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहले मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन कर रहा हूं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चन कर रहा हूं, दूरी और विस्थापन के क्वेश्चन। देखो ज्यादातर केस में कैसे पूछता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के, नॉर्मली नीट में जो पूछे गए सर्कुलर मोशन के ज्यादा पूछते हैं। किसके सर्कुलर मोशन, कहते हैं एक पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वो A से B पहुंचा, ये क्वार्टर सेक्शन है पूरा साइकिल का टाइम कितना होता है t, ये क्वार्टर का कितना होता है t/4। अब आपसे कहते भैया t/4 टाइम में डिस्टेंस बताओ और डिस्प्लेसमेंट बताओ, t/4 टाइम में क्या बताओ, इसका डिस्टेंस बताओ, तो आराम से बता सकते हो। बोलो डिस्टेंस क्या होती है, पूरे पाथ की लेंथ, बोलो पूरी सर्कल की लेंथ कितनी होती है 2πr, तो बताओ ये 2πr का 1/4 है, 1 2 3 4 1/4, तो बोलो डिस्टेंस कितना हो गया 2πr/4, सोल्व कर लो। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है बेटा, डायरेक्ट डिस्टेंस, डायरेक्ट मतलब ऐसा डिस्टेंस, डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं है, आ रहे ये आ रहे तो पाइथागोरस जाएगी √2, ये लंबाई डिस्प्लेसमेंट आई, कोई दिक्कत नहीं। वो कहते नहीं t/2 मतलब हाफ साइकिल के लिए बताओ, तो हाफ साइकिल कहां से कहां कंप्लीट होगा भाई, यहां से यहां, तो हाफ साइकिल का डिस्टेंस सबको पता है कितनी होती है, पूरी 2πr, तो हाफ कितनी होगी πr। बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, r आगे कितना हो जाएगा 2r। ठीक है, इसके बाद में बताओ अगर आपसे पूछता है 3t/4 टाइम में बताओ, 3t/4 टाइम मतलब यहां पर आए। चलो भाई डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, डायरेक्ट डिस्टेंस r2। अब इसकी लेंथ कितनी होगी बताओ, तो आप सब जानते हैं कि ये कितनी थी बताओ, ये कितनी थी, ये πr/2, तो πr/2 πr/2 πr कितना हो गया 3π। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे मतलब, क्यों ऐसा निकाल, ये स्टार्टिंग ये लास्ट डायरेक्ट डिस्टेंस, ये r, तो ये कितना है बताओ √2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है √2, √2r डिस्प्लेसमेंट होगी। वापस इसके लिए A से D के लिए, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज होगी, पहले डायरेक्शन यूं थी अब डायरेक्शन, ठीक है, ठीक है। ये एंगल भी निकाल सकते हैं, ये एंगल कितने एंगल पे आपसे एंगल भी लिखना चाहें, डिस्प्लेसमेंट इतने एंगल पर, तो बताओ ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बताओ tan थीटा, तो r/r कितना होगा 1, तो थीटा कितना हो गया 45, तो यहाँ 45 है यहाँ 45, तो बोलो ये भी एंगल कितना है x एक्सिस से 45 पे,
ये इधर की तरफ 45, तो आप एंगल भी पूछ सकता है, तो 45। अब फुल साइकिल की डिस्टेंस कितनी होती है 2πr, और डिस्प्लेसमेंट वहां से चला वापस वहीं आ गया, कितना हो गया 0। ऐसा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ सकता है, किसके लिए, पूरे के लिए। ऐसे आपसे पूछ ले एक पार्टिकल चला, यूं चला और यूं आ गया, यूं चला और यूं आ गया, और आपसे कह दे ये डिस्टेंस 4, और आपसे कह दे इसकी रेडियस 2 मीटर है, और यहां से ए से बी चला, बी से सी होते डी आ गया। अब आपसे पूछे ये भैया बताओ ए से डी तक का डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस बिटवीन ए टू डी, एंड क्या पूछ ले, डिस्प्लेसमेंट ए टू डी। बोला कैसे निकाल, बहुत इजी। बोला डिस्टेंस क्या होती है, पूरे पाथ की लंबाई, तो बोला पूरे पाथ की लंबाई क्या होगी, डिस्टेंस डी इक्वल्स टू 4 + 4, तो इसी प्लस ये बोलो हाफ सर्कल हो गया, हाफ सर्कल का क्या होता है, पाई इंटू आर। बोलो आर कितनी रेडियस 2, तो 4 + 3.14 इंटू 2 कितना आया बताओ, 4 + 8 to 6 10.28 मीटर डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट किसे बोलते हैं, डायरेक्ट यहां से यहां तक डिस्टेंस। बोलो ये 2 मीटर है, तो 2 मीटर कितना हो गया, 4 मीटर डायरेक्ट डिस्टेंस। ये 4 तो ये कितना आएगा, √16 + 16 कितना आया बताओ, √32। √32 क्या लिख सकते हैं इसे अपन, 4√2। ये लो डिस्प्लेसमेंट 4√2 मीटर आंसर है। ऐसा वो डरना नहीं है, पूरे पाथ की लंबाई डिस्टेंस होती है, और इनिशियल और फाइनल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं बेटा, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब आपको एवरेज के क्वेश्चन कराते हैं। आपसे एवरेज वेलोसिटी के कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, इससे निकले। तो थोड़ा उलझाता है आपको, जिस हिसाब से कहेगा कि एक पार्टिकल है वो S1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है V1 वेलोसिटी से, S2 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है V2 वेलोसिटी से। बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, टोटल डिस्प्लेसमेंट VAV इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट। बोलो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, S1 + S2। टोटल टाइम, बोलो पहले यहां से यहां तक का टाइम निकालो। टाइम इक्वल टू क्या होता है बताओ, टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी ला के रख दो S1/V1 + S2। आंसर आराम से, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको अलग अलग डिस्टेंस में अलग अलग वेलोसिटी दे रखी है और पूछा है एवरेज निकाल, तो कुछ नहीं करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट तो ऐड कर दो S1 + S2। पहले इसका टाइम निकाल लो, फिर इसका टाइम निकाल लो। कोई बच्चे का सर आगे S3 हुआ तो रो क्यों रहा है भाई, S1 + S2 + S3 कर दे, और माना यहाँ 3 है तो S + S3/V3 हो रहा है। ऐसे कितना भी तो निकाल सकता है। कोई बच्चा के मान लो सर ये डिस्टेंस सेम दे दी उसने, सेम देने का मतलब यदि आप हाफ डिस्टेंस ट्रेवल की V1 से, रिमेनिंग हाफ की V2 से। ये तो क्या होता है, जैसे क्या देगा, टोटल डिस्टेंस का 1/4, जैसे टोटल डिस्टेंस माना S है, 1/4 ट्रेवल किया V1 से, 3/4 किया V2 से, तो फिर आप ये फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। लेकिन अगर आपको कह रहा है हाफ डिस्टेंस V1 से, हाफ डिस्टेंस V2 से, बताओ एवरेज क्या हो। फॉर्मूला आपका क्लियर होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है 2S है,
बताओ s अपॉन v1 प्लस s अपॉन v2, तो कितना होगा, s कॉमन आके कट जाएगा, 2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, एलसीएम ले लो, v1 v2 ऊपर आ जाएगा, v2 प्लस आंसर। ठीक है, 3 तक दे रखा तो s प्लस s या 3s हो जाएगा। कैसे आप एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, नॉर्मली ऐसा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको। आपको कंसेप्ट लगाना है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, फॉर्मूला नहीं रहेगा, फॉर्मूले में इसमें कोई चेंज नहीं है, ये ध्यान रखें। ठीक है, ये ध्यान रखें कि एवरेज वेलोसिटी जब भी पूछे तो आपको ऐसे ही निकालना है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्वेश्चन पूछ सकता है एवरेज वाला। इसके बाद प्यारे बच्चों, वो ज्यादातर फिर प्रिफर करता है, ज्यादा इस तरह से 11th वाले न्यूमेरिकल नहीं देता है वो, फिर वो प्रिफर करता है कि बच्चे को कर्व पर ले जाए। किस पे ले आए, कर्व पर। तो ध्यान दे, मैं कुछ कर्व लिख रहा हूं आपको यहाँ पर, इन कर्व को आप ध्यान दें। जैसे आपसे कहेगा एसटी कर्व दे दे और स्लोप निकाल एसटी, ऐसे आपको वीटी कर्व दे दे, उसका आप एरिया निकालें, क्या निकालें, एरिया या स्लोप निकालें, तो क्या मिलेगा आपको। ऐसे आपको एटी कर्व दे दे, कौन सा, एटी, उसका आप एरिया निकालें, क्या निकालें, एरिया, तो आपको क्या मिलेगा। तो जिंदगी में ध्यान रखें कि स्लोप निकालने से डिफरेंशियल मिलता है और से इंटीग्रेशन मिलता है, एरिया से इंटीग्रेशन मिल जाता है, समाकलन, और स्लोप से क्या निकल जाता है, डिफरेंशियल। जैसे आपसे कहा एक्स टी कर्व की स्लोप, स्लोप तो आप सब जानते हैं ना कैसे निकालते हैं, बता देता हूं। जैसे एक्स और टी के बीच में कर्व दे दिया, ठीक है, अब स्लोप कैसे निकालते हैं, पीछे कौन आ रहा है, टी, टी से इसका एंगल निकालो, निकाल लिया एंगल यहां से, और इसका टेन थीटा निकालो। टेन थीटा को ही क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। स्लोप मतलब होता है टेन थीटा निकाल दो कर्व। तो अगर आपने एस टी कर्व की स्लोप निकाली तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, डी एक्स बाई डी टी। आप सब जानते जो कि क्या होता है, वेलोसिटी। तो कहने का मतलब अगर आपने एक्स टी कर्व की स्लोप निकाली तो आपको क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी। जैसे अभी आपके नीट के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि नीट के पेपर का क्वेश्चन है 21 का या 22 में से एक का है। ऐसे आपको एक्स और टी के बीच में कर्व दिया गया, बोला गया एंगल 30 है या 60 है, बताओ ए और बी की वेलोसिटी का रेशियो बताओ। ये आप देखना नीट के पेपर का क्वेश्चन है, तो कितना इजी है। बोलो एक्स टी कर्व दिया है तो आप उसकी क्या, तो क्या मिलेगी आपको, वेलोसिटी मिल जाएगी। तो पहले आप इसकी स्लोप निकाल लें, ए वाले की। स्लोप मतलब मैंने कहा ना क्या निकालना है, टेन थीटा। तो टेन थीटा, थीटा कितना है, ए का 30 और इसका बी वाले का टेन कितना है, 60। टेन 30 की वैल्यू सब जानते हैं, 1/√3, √3। बोलो कितना आ गया, 1/3 आंसर आ गया, ऑप्शन मिल जाएगा 1/3। ये नीट का क्वेश्चन ऐसे। तो आपको एक्स टी कर्व दे दे तो एक्स टी कर्व की स्लोप आप निकाल लो बेटा। तो अगर आपने एक्स टी कर्व की स्लोप निकाल ली, मजा आ गया आपको, क्या मिल जाएगी आपको, वेलोसिटी। ऐसे बेटा आपको वीटी कर्व दे दे और वीटी कर्व का आप एरिया निकाल लो। क्या निकाल लें, एरिया। ध्यान रखें एरिया से इंटीग्रेशन मिल जाता है। क्या मिल जाता है, इंटीग्रेशन। तो आप सब जानते हो ए इक्वल्स टू क्या होता है, डीवी बाई डी टी, सॉरी v इक्वल्स टू क्या होता है, dx बाई डी टी। अब बताओ यहां से dx इक्वल्स टू v dt, बोलो x डिफरेंशियल है, उधर जाए क्या होगा, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मिल जाता है, vt कर्व का एरिया निकाला तो v का t के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन मिल गया, मतलब क्या मिल जाएगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर आपको vt कर्व दे दिया, क्या दे दिया, vt कर्व दे दिया और आपको डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो कुछ मत करो, आप एरिया निकाल लो।
उसके द्वारा बाउंडेड एरिया निकालो। और अगर आपने स्लोप निकाल लिया तो में डिफरेंशियल हो जाएगा, और वो तो एक्सेलरेशन होता है, मतलब स्लोप मतलब क्या होती है, टेन थीटा। तो अगर आपने टेन थीटा निकाल लिया तो क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेलरेशन मिल। तो आप बताओ, कर्व से वीटी कर्व से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, इसके लिए क्या निकाले आप, उसका एरिया सबको पता है क्या है, ट्राइंगल आया है तो 1/2 बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल आया तो लेंथ इंटू ब्रेथ, बहुत इजी होता है, ध्यान रखें। तो बस आप एरिया निकालो वीटी कर्व का, तो बोलो क्या मिल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपने स्लोप निकाली, स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन। क्यों, रीजन बता रहा हूं आपको, क्योंकि अगर आपने एरिया निकाला तो v का t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा जो कि डिस्प्लेसमेंट, स्लोप में डिफरेंशियल होगा जो कि एक्सेलरेशन। ऐसे ही अगर आपने at कर्व आपको दे दिया, a मतलब एक्सेलरेशन, टाइम कर्व दे दिया, और आपने उसका क्या निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, तो बोलो एरिया निकालते हैं एक्सेलरेशन का t के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, इंटीग्रेशन। तो बोलो a इक्वल्स टू dv बाई dt, dv इक्वल्स टू a dt, बोलो d मतलब डिफरेंशियल हो जाता है, क्या होगा, इंटीग्रेशन, क्या मिल जाएगी बताओ। तो अगर आपको AT कर्व दे दे और आप उसका एरिया निकाल लें तो क्या मिल जाएगी आपको, वेलोसिटी। अगर आपको VT कर्व दिया, एरिया में डिस्प्लेसमेंट, स्लोप में एक्सेलरेशन, XT कर्व में आपको क्या मिलता है, वेलोसिटी मिल जाती है। इसका नीट में ऐसा क्वेश्चन भी आया हुआ है, आप देखेंगे पुराने ईयर के पेपर, तो उसमें ऐसा क्वेश्चन भी। उसके बाद आता है कि भाई अगर आपको AX कर्व दे दे, A और X के बीच कर्व दे, इसके बीच में A और X के बीच में कर्व दे दे, आपसे पूछे कि भैया इस AX कर्व का अगर आप एरिया निकालें तो आपको क्या मिल जाएगा, क्या निकालें, एरिया निकाले तो क्या मिल जाए, तो बहुत इजी है। अगर आपने इसका एरिया गलती से निकाल लिया तो आपको v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2 की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे, क्योंकि आप सब जानते हो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ये होती है, बोलो 2x बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये मिल जाएगा x, एरिया a इंटू एक्स मिलेगा। तो एरिया अगर निकाल लिया x कर्व का तो आपको क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू मिल जाएगी, इजी। ऐसे आपको fx कर्व दे दे, और अगर आपने fx कर्व का एरिया निकाल ली तो बोलो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क मिल जाएगा। वर्क मतलब कार्य, वर्क किसके इक्वल होता है, एनर्जी के, या आप बोल सकते हैं गेन इन काइनेटिक एनर्जी भी वर्क के इक्वल होती है, वही मिल जाए वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो ऐसे आपको कर्व देके आपसे पूछ सकता है, जैसे XT कर्व दे दिया, VT कर्व दे दिया, AT कर्व देके भी आपसे ये क्वांटिटी पूछ सकता है। तो आप ध्यान रखें, ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चल अब कर्व के बेस पे कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, देखिए आप कर पाते हैं क्या, है ना। कर्व देख के आपको कुछ क्वांटिटी पूछ सकता है, आपको दिया गया आपसे बोला गया कि भैया XT कर्व ऐसा है, XT कर्व ऐसा है, बोलो V और T के बीच में कौन सा कर्व करेक्ट है, ऑप्शन दे देगा ABCD, V और T के बीच कौन सा कर्व करेक्ट है, ऐसा क्वेश्चन है। किसके बीच में कर्व दे दिया, X और T दे देगा, X और T के बीच में कर्व ऐसा है, बताओ VT कर्व कैसा होगा, AT कर्व कैसा होगा, समझ रहे हो। ऐसे तो आपको कर्व देके और क्या पूछ सकता है, ऐसे आपको दे दिया भैया XT कर्व ऐसा है, बताइए VT कर्व कैसा होगा, कर्व कैसा होगा, MCQ क्वेश्चन आते हैं वहां, तो डरने की जरूरत नहीं है। देखो ध्यान से, अगर आपको X और T के बीच कर्व ऐसा दिया तो बोलो टाइम चेंज हो रहा है पर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, 10 है तो 0 सेकंड में भी 10, 1 पे भी 10 10 10, जब डिस्प्लेसमेंट टाइमली चेंज ही नहीं हो रहा तो बोलो वेलोसिटी कितनी है, 0, क्योंकि v इक्वल्स टू क्या होता है, dx बाई dt।
अब x कांस्टेंट है, tan का tan ही है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है जी, कर्व ऐसा है। अच्छा वेलोसिटी जीरो तो एक्सेलरेशन कर्व ऐसा ऑप्शन में मिल जाए। ऐसे आपको एक्सटी कर्व ऐसे दिया, एक्सटी कर्व ऐसा है, बोलो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, बढ़ता जा रहा, प्रोपोर्शनल है। बोलो टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है तो v इक्वल्स टू क्या होता है dx बाय dt। बोलो वेलोसिटी क्या होगी, बिल्कुल कांस्टेंट होगी, क्योंकि 1 पे डिस्प्लेसमेंट 1, 2 पे 2, 3 पे 3, तो आप 1 बाई 1, 2 बाई 2 भी 1, 3 बाई 3 कांस्टेंट है। पॉजिटिव भी होगी क्योंकि इंक्रीज हो रहा है प्लस। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना होगा dv बाई dt, 0। ऐसा करो। इस वाले में भी प्रोपोर्शनल है, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, बोलो डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी पर नेगेटिव, नीचे गिरा मैंने। और वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कितना, ऐसा करो। ये डिक्रीज हो रहा है तो आप ऐसा करो बना दो, ठीक है। इसके बाद आपको दे दिया गया कि भैया ये सब कर्व के क्वेश्चन भी आते हैं आपके, आपको दे दिया गया भैया x इक्वल्स टू 40 स्क्वायर, व्हाट इज द कर्व बिटवीन x एंड t, v एंड t, a एंड t, कर्व पूछ रहे। अब बताओ x इक्वल्स टू 40 स्क्वायर, 2 पावर आ रही है, बोलो कैसा कर्व बनेगा, पैराबोलिक। x प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर कर्व कैसा बनेगा, पैराबोलिक, ऐसे आएगा। अब बोलो v चाहिए तो v इक्वल्स बाय dt डिफरेंशियल करो कितना आएगा 80, v प्रोपोर्शनल टू t, प्रोपोर्शनल कर्व क्या था, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। अब उससे पूछा भाई एक्सेलरेशन, बोलो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt कितना आएगा 8 कांस्टेंट, 8 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट। ये लो कर्व बनो। तो ऐसे x भी देकर भी आपसे कर्व पूछ सकता है, तो आपको ऐसे बनाना, ठीक है। तो ऐसे आपको कर्व देके क्वेश्चन पूछ सकता है कोई सा भी, तो आप ऐसे उसको कर सकते हैं, समझ रहे हो। अब देखो, अब इसके बाद प्यारे बच्चों, जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन होता है, कौन सा मोशन बेटा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, जैसे कि अभी मैंने बताया कि ए कांस्टेंट था, ए जिसमें क्या होता है कांस्टेंट रहता है, उससे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कहते हैं। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में बेटा न्यूटन की इक्वेशन अप्लाई होती है, और न्यूटन ने कितनी इक्वेशन दी थी, 4 इक्वेशन दी थी। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, एंड फोर्थ nth सेकेंड के लिए, डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए nth सेकेंड के, nth सेकेंड में मतलब मैं पूछूं 8th सेकेंड में डिस्टेंस बताओ, तो आप इस तरह से यहां निकाल सकते हैं। तो ये न्यूटन की यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन के लिए कितनी इक्वेशन होती है, 4। ये ध्यान रखें, ये nth सेकेंड में जब भी पूछे nth सेकेंड में डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, अब ये लगाएं, ये पूरा आपसे 30 सेकेंड में पूछे कि 0 से लेकर 10 सेकेंड के बीच, तो ये लगाना, nth पूछे तो ये लगाना, और ये तो इक्वेशन आप जानती हो। अब बताओ अगर हॉरिजॉन्टल मोशन चल रहा है तो यही इक्वेशन लगती है, बट अगर वर्टिकल मोशन चल रहा है, फॉर वर्टिकल मोशन, तो इन इक्वेशन में क्या चेंज आता है बेटा, आपको अपने आप करना है, वर्टिकल मोशन है, ठीक है। आप बेटा न्यूटन की इक्वेशन में अगर बेटा वर्टिकल मोशन दे दो, वर्टिकल मोशन के ही न्यूमेरिकल आते हैं,
तो बेटा कुछ नहीं करना है, अगर ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा हो तो जो न्यूटन की मैंने इक्वेशन लिखा है उसमें आप -g लिख दो। अगर ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा हो तो a की जगह क्या लिख दो, +g लिख दो। g का मान आपको पता ही है 9.8 मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर बॉडी फ्री फॉल हो रही हो, फ्री फॉल लिखा जाए तो उन्हीं इक्वेशन में u इक्वल टू क्या लिख दो, 0 लिख दो। तो लगेगी न्यूटन की इक्वेशन वर्टिकल मोशन में। पर उनमें चेंज क्या है कि जब भी आपको बोले वर्टिकली अपवर्ड फेंका तो एक ही जगह -g उस पूरे फॉर्म में, और अगर वर्टिकली डाउन पहुंचे तो एक ही जगह +g लगा। कि जब फ्री फॉल बॉडी है तो फ्री फॉल मतलब नीचे आ रहा है तो एक ही जगह +g लिखेंगे, पर u की जगह। जैसे मैं आपको कुछ केस बता रहा हूं आपको जो कि पक्के है कि हर कभी नीट में किसी भी कंपटीशन में आपको पूछ लेते हैं। तो बोर्ड पर देखें किस तरह से, देखें बोर्ड। जैसे आपसे कहा गया कि एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, ऊपर फेंका। अब ये गया ऊपर मैक्सिमम हाइट तक, फिर नीचे आया, तो इसमें टाइम कितना लगा? तो डायरेक्ट आप लगाओ 2u/g। कोई आपको न्यूट्री हमने सोल्व कर रखा है, डायरेक्ट लगाए 2u/g। आपसे पूछे भैया मैक्सिमम कितना ऊपर जाएगा, अधिकतम से अधिकतम कितना ऊपर जाएगा? तो सबको पता है कितनी वेलोसिटी से फेंका था, u से। तो मैक्सिमम हाइट पे v इक्वल टू कितना होता है, 0। तो u इक्वल टू डायरेक्ट लगा दो मैक्सिमम हाइट पूछिए तो h मैक्सिमम इक्वल टू डायरेक्ट लगा दो u² कितना, 2g। कैसे आया बोलो? ऊपर जा रहा है तो न्यूटन की थर्ड इक्वेशन v² इक्वल टू u² -2gs। s कितनी देर की? अब बताओ मैक्सिमम हाइट पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। तो बोलो h मैक्सिमम की वैल्यू u²/2g आएगी कि नहीं आएगी? वैसे आप डायरेक्ट लगाओ। तो उसने पूछा मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा, u दे रखा है, मुझे जाके कितने टाइम में नीचे आएगा, गया और नीचे आया, फ्लाइट टाइम 2u/g। ऐसे कहते भैया ये ऊपर फेंका मैक्सिमम हाइट तक गया, वापस नीचे आया, बस जब ग्राउंड को टकराएगा उस समय वेलोसिटी कितनी होगी? तो फेंका कितने था, u से, तो नीचे कितना होगा, -u, उतने से पहुंचेगा। तो जैसे फेंका 10 से तो आएगा कितने से, -10 से। ठीक है। ऐसे आपसे पूछ ले कि भैया 2 ऑब्जेक्ट हैं 4 kg का और 2 kg का, अलग अलग मास के, एक हल्का है एक भारी है, एक लाइट वेट का, एक वेट, सेम हाइट से नीचे ड्रॉप डाउन की। बताओ पहले कौन पहुंचे? तो आप ध्यान रहे मास का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता न्यूटन की इक्वेशन में, क्योंकि वैक्यूम में होती है। तो दोनों टुगेदर, दोनों एक साथ पहुंचे, एक ही टाइम पर हिट करेंगे ग्राउंड को, ध्यान रखें। तो ये आपने वर्ड फ्री फॉल किया है, दो ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल मतलब u इक्वल टू 0, सेम हाइट से, मास अलग अलग है पर हाइट सेम, तो नीचे एक साथ पहुंचे, बिल्कुल सेम वेलोसिटी से पहुंचेंगे और सेम टाइम पे हिट करेंगे। तो वो कहेगा विच विल हिट द ग्राउंड इनिशियली, तो आप बोले साथ साथ हिट करेंगे। ऐसे ही आपको ये पूछा गया है कंपटीशन में, सबने पूछते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से थ्रो किया, u से थ्रो किया हमने, मैक्सिमम हाइट तक गया, अभी वापस नीचे आए, तो बताओ ये जब मैक्सिमम हाइट की हाफ डिस्टेंस को क्रॉस कर रहा होता है ऊपर जाते समय और नीचे आते समय, तो कितने टाइम लग जाता है इसको? या हाफ टाइम डिस्टेंस कितने टाइम में कवर की, और नीचे आते टाइम या भी नीचे आएगा तो ये हाफ डिस्टेंस बची, तो इसमें कितना टाइम लगा? तो आप ध्यान रखें, ऊपर जा रहा है अपवर्ड तो हाफ एच मैक्सिमम के हाफ में ट्रेवल करने में, इसके लिए अब ये फॉर्मूला लगा u/2g, u आपको देगा g10 2 - √2। ऐसे ही पूछेगा भैया नीचे आ रहा है तो x मैक्सिमम का हाफ बचा है, बोले इस समय इतना टाइम कितना लगा? पूरे का टाइम तो हमने बता दिया 2u/g। वो पूछे नहीं h मैक्सिमम के हाफ तक का जाते समय और आते समय, तो ये दोनों फॉर्मूले आप ध्यान रखें। ऐसा आप कि भैया एक ऑब्जेक्ट है, ये फ्री फॉल बॉडी है, कितनी हाइट से, h हाइट से फ्रीली फॉल हो रही है, बताओ इसे ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो ये लगा दे √2h/g।
बोलो ग्राउंड को हिट करते समय कितनी वेलोसिटी होगी, √2g। वही न्यूटन की इक्वेशन ही है और कुछ नहीं। न्यूटन की इक्वेशन लगाई है भाई, डिस्टेंस दे रखा है। बोलो s इक्वल टू क्या होता है, ut, तो u तो 0 है, नीचे आने पर हाफ जी टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर इक्वल टू 2, तो टी इक्वल टू √2h। सेम वही है। न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। बोलो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, तो फाइनल कितनी होगी, √2gh। ऐसा है, ठीक है। ऐसे आपसे पूछे एक ऑब्जेक्ट को आपने अपवर्ड थ्रो किया, u वेलोसिटी से में ऊपर गया, वापस नीचे आया, बताओ जब ये मैक्सिमम हाइट की 3/4 हाइट पर होता है तो बोले, तो यहाँ u है तो ध्यान रखें 3/4 हाइट पर इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, u/2। ये डायरेक्ट स्टेप के क्वेश्चन है, इनको आप डायरेक्ट ध्यान रखेंगे तो आप पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखें। और आप लास्ट टाइम की तैयारी कर रहे हैं तो पूरा डिटेल में तो हम आपको बता नहीं सकते यहाँ पर, तो शॉर्ट में बता दें ताकि आप इसको ध्यान रखेंगे तो वहां देखते ही बहुत इजी क्वेश्चन आता है, कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है। ऐसे आपसे एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये भी कई बार पूछा गया है, बहुत सारे कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, उसे अर्थ से h हाइट से ले गए और यहां से इसको अपवर्ड थ्रो किया 19.6 मीटर पर सेकंड से, अपवर्ड थ्रो ऊपर की तरफ। ये ग्राउंड में आने में 6 सेकंड का टाइम ले रही है, बताओ h की वैल्यू कितनी। अब बच्चे क्या करते हैं, इसमें पहले ऊपर का मोशन डिस्कस करते हैं, नीचे कुछ नहीं करना है। आप क्या करें, h हाइट ऊपर से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, अब आप इसको डाउन ले ले, फेंका अपवर्ड है, आप इसे डाउनवर्ड ले, तो बोलो अपोजिट वेक्टर के लिए नीचे क्या लग जाता है, माइनस, तो इसकी वेलोसिटी आप ले लें और आप डायरेक्ट न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगा, बोला क्या होती है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, नीचे के लिए ये होती है डाउनवर्ड मोशन के लिए, प्लस में g होगा, बस यहाँ u की वैल्यू जो रखेंगे कितनी लिखनी पड़ेगी, 19.6 इंटू टी कितना है 6, हाफ जी कितना है 10, टी कितना है 36, 5। सॉल्व कर लो, आपको हाइट मिल जाएगी। और अगर आपने ऐसे लंबा चला कि भैया पहले ऊपर जाएंगे, पहले ऊपर का टाइम निकाला फिर निकाला, तो बहुत लंबा होगा, आप सोल्व नहीं कर पाएंगे। उसने एच पूछी तो डायरेक्ट आप ऊपर फेंका, आप सीधा उसको नीचे डाउनवर्ड थ्रो करके नीचे वाली इक्वेशन लगा दे, डाउनवर्ड मोशन वाली, तो आपका डायरेक्ट आंसर है। तो ये भी मोस्टली कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ, बहुत इजी क्वेश्चन लगेंगे बस इसके अंदर। ऐसे आपसे पूछेगा कि एक कोई भी बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के टॉप्स मतलब एक तो बॉटम से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉल अपवर्ड थ्रो की और फिर टॉप से भी इसी वेलोसिटी से एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो किया। बताओ ये कितनी डिस्टेंस पर एक दूसरे से कोलाइड करें, एक बॉल ऊपर से आ रही, एक बॉल नीचे से आ रही, बोलो कितनी हाइट पर कोलाइड करेंगे, टकराएंगे, एक ही लाइन में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, इसकी आपको पूरी हाइट देगी, जैसे कह देगा ये पूरी हाइट बिल्डिंग की कितनी 60 है, तो मान लो एक्स हाइट पर क्या करेगा, कोलाइड करेंगे, तो ये हाइट कितनी होगी 60 माइनस एक्स। अब एक बार इसके लिए डाउनवर्ड मोशन की लगा दो इक्वेशन, इस बार अपवर्ड की लगा दो और यहां से एक्स की वैल्यू उसमें ले आके रख दो, सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। जैसे लगाए अपन, बोलो ये नीचे आ रहा है, बोलो इसके लिए आप तो बोलो फॉर्मूला क्या होता है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी, तो डायरेक्टली आप 5t स्क्वायर लिख दिया करो, ठीक है, g/2 5 ही तो होता है। ऐसे बताओ ये अपवर्ड थ्रो किया तो क्या आएगा, x इक्वल्स टू यू टी और इसमें क्या आएगा -5t स्क्वायर आ जाएगा, क्या जाएगा -5t स्क्वायर। आप चाहें तो कितनी दे रखी है 20 दे रखी,
ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 + 2 कर दो, x कट गया, बोलो कितना है 42 = कितना आ गया 60, यहाँ से टाइम निकाल लो 3/2। अब ये टाइम की वैल्यू किसी में भी रख दो, आप चाहो जिसमें इसमें रख दो, बोलो बोलो x की वैल्यू आगे कि नहीं आगे। तो टाइम भी पूछ सकता है कितने टाइम बाद कोलाइड करेंगे, तो भी आप निकाल सकते हो, कितनी हाइट पर कोलाइड ये पूछे तो भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे आप आराम से वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसे ही जैसे आपका जो 22 का नीट का पेपर था, उसके अंदर आप क्वेश्चन देखेंगे तो उसने बोल दिया कि एक ऑब्जेक्ट क्या करता है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी इसकी 0 है, कितनी है 0, फ्री बॉडी। बताओ 1 सेकेंड में, उसके बाद 3 सेकेंड में, उसके बाद 5 सेकेंड में ट्रेवल डिस्टेंस का रेशियो क्या है, रेशियो पूछ ले। तो बताओ न्यूटन की जो 4th इक्वेशन होती है उससे आप सब पता निकाल सकते हैं nth उसमें ट्रेवल डिस्टेंस। तो आप सबको पता है कि जो कोई भी बॉडी फ्री फॉल होती है तो वो जो डिस्टेंस सेम टाइम इंटरवल में, बोलो वो किस रेशियो में होता है, बताओ ओड नंबर के रेशियो में होता है, गैलीलियो का ओड नंबर का लो है। तो बोलो फर्स्ट सेकंड में कितनी ट्रेवल की 1, सेकंड में 3 है, उसने पूछा नहीं 1 और 3 में कितनी की बताओ 5, फिर उसके बाद में 4 में कितनी की 7, ऑप्शन में लगा दो, टिक लगा दो, आंसर है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्री फॉल है तो बताओ वो जो गैलीलियो का ओड नंबर की कोई भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल है तो वो सेम टाइम इंटरवल में हर 1 सेकंड में, या फर्स्ट सेकंड की, फिर ये सेकंड की, या थर्ड सेकंड की, 4th सेकंड की, 5 सेकंड की जो डिस्टेंस है वो किस रेशियो में होती है, ओड नंबर की। मतलब फर्स्ट सेकंड में 1 मीटर तो अगले में 3, 5, 7, 9, 11 इस रेशियो में रहती है। ये किसका लो है बताओ, गैलीलियो का गैलीलियो का ओड नंबर का लो है। तो ऐसा आपके नीट के अंदर तो वो आप इजीली कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे क्वेश्चन इसने ये पूछा था कि फाइंड आउट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल फ्री फॉल बॉडी इन 1, 2, 3, 4, पूरा ही पूछा था उसने। तो 1, 3, 4 तो ये लिख दो 1, 3, 5, 7 ओड नंबर के रेशियो। तो ऐसा आप जो सेकंड के लिए इक्वेशन होती है Sn = u प्लस कितनी होती है f/2 2n - 1, इससे निकाल सकते हैं। अगर फ्री फॉल है तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, एक ही जगह क्या लिख दो जी। और अगर हॉरिजॉन्टल मोशन है तो ये लगा दो पूरी इक्वेशन, और आप इसमें किसी भी n सेकंड में आप ट्रेवल डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका भी आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों 1D मोशन के अंदर के आता है कौन सा, रिलेटिव मोशन। कौन सा मोशन आता है, रिलेटिव। और रिलेटिव मोशन में कुछ नहीं बेटा, बस आपको ध्यान रखना है रिलेटिव मोशन में 2 ही फॉर्मूले ध्यान रखने होते हैं बच्चे को। रिलेटिव मोशन के अंदर बताओ अगर 2 ऑब्जेक्ट है वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, जो 2 ऑब्जेक्ट है ए और बी सेम, आपको एक के रेस्पेक्ट में दूसरी की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे बी के रेस्पेक्ट में किसकी निकालनी है, ए की निकालनी है, ए की वैल्यू कितनी है, तो क्या करो आप, कुछ नहीं, ए की वैल्यू भी यही सी, इसका माइनस साइन लेके उसके साथ में ऐड कर दो, माइनस साइन लेके, तो वी ए माइनस वी बी सेम में जा रहा है। अगर बी के रेस्पेक्ट में ए की पूछा है तो वी बी माइनस बी सेम डायरेक्शन में। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, और आपको पूछा है ए के रेस्पेक्ट में बी या बी के रेस्पेक्ट, तो डायरेक्ट उसको ऐड कर दो। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं।
और सेम डायरेक्शन में क्या करते हैं, उनको सबट्रैक्ट कर देते हैं। ये होता है किसका, रिलेटिव मोशन के लिए नॉर्मली न्यूमेरिकल। पर इसके जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो किसके आएंगे। अब देखो रिलेटिव मोशन में जैसे मैंने आपको बताया कि वो तो फॉर्मूले हैं कि भाई सेम डायरेक्शन में जाएं दो ऑब्जेक्ट, तो एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सबट्रैक्ट कर दो, अपोजिट डायरेक्शन में जाए तो ऐड कर दो। लेकिन प्यारे बच्चों वहां पर पेपर में जो रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन आएगा वह तो रेनमैन प्रॉब्लम का आएगा या रिवर बोट प्रॉब्लम का आएगा, ज्यादातर केस में इन्हीं के आते हैं। तो इनकी जो फॉर्मूले है ट्रिक है वो आपको सिखा देता हूं मैं, तो आप देखते हैं क्वेश्चन कर सकें। जैसे कि आपसे क्वेश्चन सबसे 4 केस लिए मैंने रेनमैन प्रॉब्लम के लिए, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आ सकता, अगर आएगा तो बोर्ड पर देखो। आपसे कहेगा कि रेन का वाटर है वो 3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से नीचे गिर, और एक आदमी है, एक मैन है, ये मैन है, ये 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वेस्ट से कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ दौड़ के जा रहा है, या बोल देगा साउथ से कहां जा रहा है, नॉर्थ। अगर वो ईस्ट, ध्यान रखें ये तो वर्टिकल डायरेक्शन लेनी है आपको। अगर वो वेस्ट ईस्ट यूज करता है तो इधर माने ईस्ट, इधर क्या माने वेस्ट। नॉर्थ साउथ यूज करता है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, दोनों से पक्का एक लेंगे। तो उसने कहा भाई मैन जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट, इधर कितने वेलोसिटी से 4, तो बोले इसके लिए एयर कहां चलेगी, उल्टी। अपन आगे दौड़ते हैं तो एयर कहां चलती है हमारे लिए, जस्ट अपोजिट, तो एयर चलेगी इधर। तो पूछेगा बताओ इस रेन का वाटर नीचे गिर रहा है, अभी इधर दौड़ रहा है आगे की तरफ, तो बताओ ये वाटर ड्रॉप इसके लिए यू आएंगी। तो पूछेगा आपसे बताओ इसको अम्ब्रेला कितने एंगल पर बेंड करना चाहिए। तो लेट ये एंगल कितना है अल्फा, तो ये भी कितना होगा अल्फा। अल्फा आप निकाल सकते हैं, सबको पता है tan अल्फा का फॉर्मूला। बोलो इसको P माने इसको Q माने, तो tan अल्फा का फॉर्मूला सबको पता होता है Q sin थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। बोलो ये P की तरफ ट्रीट करेगा, ये Q की तरफ ट्रीट करेगा। बोलो बीच में एंगल कितना है 90, तो sin 90 की वैल्यू क्या होती है, वैल्यू 0। बोलो Q बाई P हो जाएगा, Q बाई P मतलब 4 अपॉन 3। तो बोलो अल्फा कितना हो गया, बोलो 4/3। कल ही मैंने आपको सिखाया है, आप 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। बोलो 37 की वैल्यू निकालनी सिखाई थी मैंने आपको। बोलो ये 3 ये 4 ये क्या होता है 5। बोलो ये था, तो 53 के लिए मैंने क्या सिखाया था बताओ, उल्टा कर दिया करो, 4 3 5, तो 4/3 53 डिग्री। बोलो यहाँ से 53 डिग्री एंगल पे ये अम्ब्रेला को बेंड करेगा तो बारिश से बचे। आंसर हो, आंसर हो। तो आपको रेन की वेलोसिटी देगा, मेन की देगा, आप मेन से उल्टा विंड चला दें कि विंड हमेशा मेन से कहाँ चलेगी, उल्टी चलेगी, इधर किधर, ये इधर। तो बताओ अब विंड यूं आ रही है तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लो। इसका ये एंगल अल्फा है तो ये भी कितना होगा अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला आपको याद है, तो Q बाई P कर दो, विंड अपॉन रेन वेलोसिटी, आंसर। सेकंड केस, इस केस में क्या दे रखा है बेटा कि ये मेन है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि रेन की ड्रॉप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 37 डिग्री पर आ रही, इधर आ रही, 37 डिग्री पर आ रही है। अब वो कहेगा कि मैन कितनी स्पीड से भागे और किस डायरेक्शन में भागे कि ये जो रेन की ड्रॉप है वो वर्टिकली आती हुई अपीयर, अभी तो तिरछी आ रही है, पर उसको लगे आगे भागे तो किस स्पीड से भागे कि ये वेलोसिटी यहां की जगह यहां आ जाए, इसको लगेगी वर्टिकली रेन ड्रॉप हो। तो नेचुरल सी बात है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको एयर को इधर चलाना पड़ेगा, एयर का प्रेशर पड़ेगा तो अपना भी घूम के आएगा, समझ रहे हो। अभी तो यू जा रही है, अब बताओ कोई चीज अगर यू फोर्स लगाएगी तो मेन इधर भागेगा, तो विंड इधर भेजाएगी तो इधर की तरफ आएगा कि नहीं आएगा। तो पूछ रहा है कितनी स्पीड से भागे कि ये रेन उसको वर्टिकली लगे, अपीयर हो वर्टिकल। तो बहुत इजी है, बताओ इसके 2 कंपोनेंट होंगे, इधर कितना होगा बताओ 5 cos 37। बोलो cos 37 की वैल्यू सबको पता है कितनी होती है 37, 4/5, तो कितना आएगा बताओ 4 मीटर पर सेकेंड।
और बताओ ये एंगल कितना है 53 है, तो बोलो इधर की तरफ होगा cos 53, बोलो cos 53 की वैल्यू कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड। अब बताओ इसके दो कंपोनेंट आ रहे हैं, इधर आ रहा है 4, इधर आ रहा है 3। अब आप बताओ मेन को अगर आप 4 से इधर भगा दोगे तो एयर 4 से इधर चलेगी, तो इसको यहाँ पे लेगी नहीं लेगी, लेगी। तो आंसर हो गया कि मेन को कितनी स्पीड से भागना चाहिए, इधर 4 से भागना चाहिए। मेन 4 से भागेगा तो विंड इधर चल जाएगी 4 से, तो ये इसको बैलेंस कर देगा, तो ओनली वन कंपोनेंट आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो वर्टिकली आएगी। अभी तिरछी आ रही है पर इसको कोई बैलेंस करते ही वर्टिकली आंसर। ऐसे आपसे पूछेगा कि भैया ये रेन की ड्रॉप ये तिरछी आ रही है, ऐसे आ रही है 37 ओरिजेंटल से, ओरिजेंटल से 37 आ रही है, अगर ये 4 से भाग जाएगा तो वर्टिकली आ जाएंगी, और वो कह रहा है नहीं 4 से नहीं 8 से भागे तो क्या होगा। तो वही वाली बात बताओ, रेन आ रही है 5 मीटर पर सेकंड से, तो बोले इधर कितना होगा, रेन का कंपोनेंट कितना है 4, इधर कितना है 3, निकाल लिया अभी अपन ने, निकाल लिया। अब बताओ, अब वो कह रहा है मेन भाग रहा है 8 से, मेन भाग रहा है इधर की तरफ, तो विंड कितनी चलेगी, इधर की तरफ चलेगी, किससे 8 से चलेगी विंड। अब 4 को तो ये कैंसिल कर देगा, बचेगा कितना बताओ 4 बचेगा, 4 मीटर पर सेकंड और बच जाएगा। तो बताओ इसके लिए विंड कैसी आएगी, 3 तो ये ना, अब ये 8 से भाग रहा है तो 4 तो कैंसिल हो गया, लेकिन 4 बच गया, तो 3 और 4 का रिजल्टेंट निकाल लो। बोलो इधर की तरफ आएगा, इधर की तरफ, तो बोला कितने एंगल पे आएगा, ये एंगल निकालो कितना होगा। नेचुरल सी बात है, ये अल्फा है तो वही 10 अल्फा निकाल लो। क्या फॉर्मूला होता है बताओ, 4/3 है ना, Q/P। तो बोला अल्फा इक्वल टू कितना होगा 53, लगेगा इधर 53 डिग्री के ऊपर रेन की ड्रॉप आ गई। ऐसे क्वेश्चन दे देता है 7 से भागे तो कितने एंगल पे आएगा इधर, तो बताओ इसका वही 5 मीटर पर सेकंड से आ रही है ड्रॉप, इधर की तरफ कंपोनेंट 4 निकाल के दिखाई, इधर कितना होगा 3 मीटर पर सेकंड। बोले 7 से भाग रहा है इधर, तो विंड चलेगी 7 से इधर, तो 4 तो ये कैंसिल हो जाएगी, बचेगी कितनी बताओ 3 मीटर पर सेकंड। बताओ ये भी 3 ये भी 3, तो कितने पे आएगी 10 अल्फा इक्वल टू क्या होता है Q/P, कट गया कितना आएगा 45 डिग्री, 45 डिग्री पे मुड़ जाएगी, इसमें 53 पे मुड़ जाएगी, इस पे 45। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपके इस बार आ सकता है रेन मेन प्रॉब्लम का। तो ये सबसे इजी है, तो 11th में कि भैया ये रेन आ रही इधर से, मेन भाग रहा है 4 से, तो विंड चली 4 से, तो रिजल्टेंट कितना होगा बीच में होगा एंगल अल्फा, तो 10 अल्फा के लिए फॉर्मूला होता है Q/P, तो Q/P लगा दो एंगल है। पर प्रॉब्लम क्या होती है जब इसे बोलता है कि नहीं रेन की तो तिरछी आ रही है, अब मेन को भागना है और इसको सीधा करना है वर्टिकली, तो इसके कंपोनेंट निकालो, इधर कितना है 4 और इधर कितना 3, इन दोनों ने इसको इधर कर रखा, तो मेन को आप इतनी स्पीड से भगा दो उल्टा, मतलब मेन को इधर भगा दो तो विंड इधर भग जाएगी 4 से, तो ये इसको कैंसिल कर देगा, तो वर्टिकली आएगी 3 से नीचे, और तो इसलिए 4 आंसर हो गया कि इसका 4, तो इसका ही 4 कर दो। लेकिन वो कहेगा नहीं 4 से, मतलब इसका तो कंपोनेंट कितना है 4 है, तो मेन भागे 8 से, तो विंड बहेगी 8 से इधर, तो 4 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 4, तो 3 और 4 के कारण कितने एंगल पे आएगा 50 डिग्री। और बोला 7 से भाग जाए तो विंड चलेगी 7 से इधर, तो 4 तो कैंसिल हो गया, बचा कितना 3, तो 10 वही 3/3 कितना आ जाएगा 45। तो ऐसे रेन मैन प्रॉब्लम के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आप ऐसे करके आए, बहुत इजी होता है। उसके बाद दूसरी रिलेटिव मोशन में रिवर बोट प्रॉब्लम किया जाती है, क्योंकि रिवर में जब बोट चलती है तो पूरा स्टेडी रिवर के रेस्पेक्ट में की जाती है। तो कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, देखो ध्यान से, ये रिवर है, इसमें वाटर फ्लो हो रहा है इस तरह से, ये रिवर की वेलोसिटी इधर आपको देगा, आर मतलब रिवर की वेलोसिटी, ये इसकी विड्थ है, विड्थ ऑफ द रिवर, यहां से यहां तक इसकी विड्थ आपको। अब यहां से बोट वाला यहां जाना चाहता है, ये ऐसे देगा कि यहां से यहां जाना चाहता है, ठीक है। अब आपसे कहेगा कि रिवर वाले को यहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, यहां से यहां, अब पानी यूं बह रहा है, तो अगर सीधा चलेगा तो टेढ़ा जाएगा, तो बेचारा यूं टेढ़ा चलेगा। तो बताओ रिवर के रेस्पेक्ट में बोट की वेलोसिटी दे रखी है VBR, कितने एंगल पे चल रहा है ये थीटा। तो आपसे पूछेगा बताओ यहां से यहां कितने टाइम में पहुंचे, बताओ कितने टाइम में पहुंचेगा, बताओ ये जो जिस डायरेक्शन में इसने स्टार्ट किया था मोशन, उसकी इसकी डिस्टेंस कितनी हुई है, पूछेगा।
तो उसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे रहा हूं, आप डायरेक्ट ध्यान रखें, लिखते हैं आंसर आ जाएगा। बताइए VBR है तो इसके कितने कंपोनेंट होंगे, 2, इधर VBR cos थीटा तो इधर VBR sin थीटा, है ना, 2 होते ना cos sin, डिसोसिएशन ऑफ वेक्टर, तो इधर cos इधर sin। अब बताओ, उसने पूछा भाई टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो यहां से आप टाइम निकाल सकते। वो पूछे भाई कम से कम टाइम लगे, कम से कम टाइम कितना लगेगा, तो cos थीटा का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू लिख दो, टाइम कम से कम आ जाएगी। cos थीटा की सबसे मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 1, तो कम से कम टाइम मिलेगा। बोले मिनिमम टाइम बताओ कितने टाइम में क्रॉस कर जाएगी, तो 1 लिख दो, और अगर वो थीटा दे रहा है तो टाइम पूछे। ऐसे पूछेगा बताओ ये जिधर इसने स्टार्ट की थी सीधी वाली बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओ, VR रिवर की वेलोसिटी माइनस VBR साइन थीटा, ये आप सबको पता है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है बताओ, स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम तो आपको सही सी बोला, ये टोटल स्पीड कितनी भी अपोजिट डायरेक्शन में तो VR माइनस VBR साइन थीटा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे, डिस्प्लेसमेंट। वो कहते नहीं है भैया हमें सीधा A से B पहुंचना है, यू A से B, यू A से B यहां से यहां पहुंचना चाहिए, तो कितने एंगल पे चले, 0 कर दो, ये 0 तो ये भी पूरा कितना होगा 0, तो यहां से आप थीटा निकालेंगे, तो साइन इनवर्स VR अपॉन VBR, VR देगा VBR देगा, आप साइन का मान थीटा का मान निकाल सकते हैं। मतलब आपको तो साइन थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालो, उससे अपने आप पता लग जाएगा, ये फॉर्मूला है, तो ये माना 1/√2 आ गया तो 45, 1/2 आ गया तो 30, ऐसे निकाल लो। तो कहेगा भैया बोट को सीधा A से B पहुंचना है, तो कितने एंगल पे चलेगी, रिवर धक्का दे रही है यहां से पहुंच जाए, तो आप थीटा पूछ लेते यहां से। तो डिस्प्लेसमेंट पूछे भैया स्टार्टिंग का और इसका डिस्प्लेसमेंट, बोलो टाइम कितना लगेगा पूछे, यहाँ से कम टाइम पूछे, यहाँ से कितने एंगल पे चलना चाहिए इससे भी पहुंच जाए, तो यहाँ से निकाल। इसके बाद बताओ, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, वैसे नीट में नहीं पूछते, ये IIT मेंस वगैरह में ज्यादातर पूछते हैं। आपसे पूछेगा बताओ रिवर की वेलोसिटी कम है और बोट की क्या है रिवर के रेस्पेक्ट में ज्यादा है, तो बताओ ये बोट ज्यादा स्पीड चल रही, रिवर कम चल रही, सबसे कम दूरी कितनी तय करेगा, सबसे छोटा पथ कौन से तय करेगा, सीधी बात सीधे पहुंच जाएगा, तो S मिनिमम बराबर W, और थीटा पूछे तो ये साइन थीटा अपने पास है इसी। लेकिन अगर VR बड़ा हो किससे, VBR से, तो फिर S मिनिमम के लिए शॉर्टेस्ट पाथ के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, W इंटू VR अपॉन VBR, और एंगल में इसको उल्टा करना पड़ेगा, VBR ऊपर VR नीचे, तो यहां से आप एंगल निकाल सकते। तो रिवर बोट की जो प्रॉब्लम होती है ऐसी होती, तो इनमें से भी आपके रिलेटिव मोशन में क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन इससे रिलेटेड मैं आपको PDF भेज दूंगा अलग से, और आप इनको करें। 1D मोशन के यही क्वेश्चन होते हैं जो नीट में आते हैं, आप देखेंगे पुराने साल के बार बार यही रिपीट हो रहे हैं, तो आप इनको करें, फिर कल अपन प्रोजेक्टाइल मोशन को डिस्कस करें, ठीक है।